गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में आगे की ओर चलते हैं, है ना। लास्ट का 2 वीडियो था, आपने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक देखे थे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और भर के बारे में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका सेक्शन बी है ऑन पार्ट नंबर 2 तक आपको मिल गया है और इस पार्ट में आपको आगे की जानकारी मिलेगी। तब तक मैं पहले आपसे कुछ सेंटेंस को रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। आप यहाँ पर करना है, आपको क्या करना है, चूज द सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से आपको सब्जेक्ट को पता करना है, वर्ब को पता करना है एंड ऑब्जेक्ट को पता करना है ना। इन सारे चीज़ों को पता करके आप बताइएगा, है ना। अपना रिवीजन खुद कीजिए। तो देखिए पहला सेंटेंस है क्या, महेश रीड द रामायणा। रीड द रामायणा मतलब यहाँ रेड है, रीड नहीं पढ़ेंगे, या क्या है, रेड। ये जो रेड देख रहे हैं ये V2 है ना। मैंने कल बताया था जो V1, V2, V3, V4 पता है ना, ये रूप चेंज हो रहा है और ये है V5 तक। तो ये रीड है, जो रीड का V2 रेड होता है ना। रीड नहीं पढ़ेंगे, दिखा रहा है रीड, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो चेंज हो जाता है ना। रीड का रेड एंड V3 भी रेड ही होता है और ये रीडिंग होता है ना। और V5 जो होता है रीड्स, आपको पता ही है, ऐसा लगता है, V4 में ING लगता है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर रेड है ना, मतलब पास्ट में है। तो महेश रेड द रामायणा, महेश ने रामायण पढ़ा। इसमें सब्जेक्ट को कौन है, देखिए महेश किसने पढ़ा रामायण, किसने पढ़ा, तो महेश ने तो काम किया पढ़ने का, ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है तो क्या है, किस पार्ट ऑफ स्पीच में, सर ये नाउन है ना। और ये क्या है, आपका वर्ब है, किस रूप में, आप बता सकते हैं इसको V2 में, या अगर नहीं बताएं कोई दिक्कत नहीं, आप केवल क्या बताना है आपको, वर्ब ये है ना। और रामायण जो है आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किस रूप में, ये प्रोनाउन है, सॉरी ये क्या है, नाउन है ना। ये क्या चीज है, नाउन, नाम है, कोई ग्रंथ एबिक्स का नाम है, इसलिए वो क्या है, नाम है ना, नाउन है। तो अगला देखते हैं, वी आर राइटिंग ए स्टोरी, हम लोग एक कहानी को लिख रहे हैं। तब इसमें काम कौन कर रहा है, वी, हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, लिख रहे हैं, है ना। तो काम करने वाले सब्जेक्ट होंगे, ये है सब्जेक्ट, किस रूप में, प्रोनाउन के रूप में। एंड काम हो गया आपका ये राइटिंग, एंड आर भी एक क्या है, वर्ब भी है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, है ना। और ये जो स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, एक नाउन है ना, क्या चीज है, नाउन। और द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो काम की गाय देने की, है ना। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब। देखिए अब अगला है यहाँ पर ऑब्जेक्ट पता करना आपको। तो क्या देती है, दूध देती है, किसको देती है, हमको देती है ना, हम लोग को दूध देती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है अस भी होगा एंड मिल्क भी होगा, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि सर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो जी हाँ, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के नहीं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं, है ना। यह ऑब्जेक्ट जो है किसका है, एक वर्ब का है ना, जो कि 2 प्रकार के आया है ना। थर्ड ऑब्जेक्ट में आपको दिखाता हूँ, अगले एग्जांपल में दूंगा, है ना। तो ये दोनों जो एग्जांपल, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, वर्ब का है ना। ये 2 ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग काइंड के होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी प्रकार होते हैं, है ना। मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा इसके सॉल्व करने के बाद, इन सभी प्रश्न के बाद, है ना। तो द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, जो लड़के हैं क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या चीज, हॉकी। तो ये जो बॉयज है आपका सब्जेक्ट होगा एंड किस रूप में, नाउन के रूप में। आर प्लेइंग जस्ट लाइक आर राइटिंग, ये भी आपका क्या है, वर्ब। एंड ये है आपका ऑब्जेक्ट, किस रूप में, नाउन है, खेल का नाम है ना। और व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, इसमें काम कौन कर रहा है, काम क्या है, हल्ला करना, कौन कर रहा है, यू, आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं, शांति से देखिए। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है और किस रूप में, प्रोनाउन के रूप में। और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका जो है वर्ब है ना। किस रूप में ये ऑब्जेक्ट है, तो नाउन है।
आगे बात समझ में? तो आपने अभी इस वीडियो में देखा कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को पहचानना कैसे, है ना। तो आप पहचान लिए कि सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के पीछे आता है ना। वर्ब के जस्ट बिफोर आने वाले नॉन प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब के जस्ट आफ्टर, है ना, जो बाद में आएगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये ऑब्जेक्ट किसका होगा? वो उसी वर्ब का होगा जो सेंटेंस में वर्ब आया है। तो ये वर्ब जो ऑब्जेक्ट है दो प्रकार के। तब आइए मैं आपको ऑब्जेक्ट की कहानी सुनाता हूँ कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक और है, उसका नाम है, दिखाते हैं। पहला काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टू काइंड्स ऑफ नहीं बल्कि थ्री काइंड है। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नंबर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड नंबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड काइंड है, ठीक ना। थर्ड नंबर है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये क्या हुआ? तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट, ये प्रीपोजिशन का, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझें क्या है। ये ऑब्जेक्ट जो है एक वस्तु को शो करेगा। किसका शो करेगा? वस्तु को, मतलब निर्जीव प्राणी, है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये क्या शो करेगा? एक सजीव प्राणी को। आगे बात समझिए। जब आपको पता चले कि वह एक निर्जीव प्राणी है, कोई वस्तु है, तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यदि आपको पता चले कि वह सजीव प्राणी है, चल फिर सकता है ना, तो वह क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आगे बात समझ में। तब आपको यहाँ देखना है जो ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पर अस है और मिल्क है, इसमें कौन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। तब यहाँ पर देखना आपको, ये जो अस है एक व्यक्ति को बता रहा है ना। बी का ऑब्जेक्ट रूप अस होता है और ये अस है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो मिल्क है वो है आपका क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एक क्या दिखा रहा है? एक वस्तु को दिखा रहा है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप ये देखें ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तब सबसे पहले आपको इसके बारे में समझ लेना है ना। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आप पता कीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 6 में, माय फादर bought me a car, bought me a car। अब आपको यहाँ ये समझ जाना है कि ये मेरे पिताजी मेरे लिए क्या खरीदे हैं? एक कार खरीदे हैं, है ना। तो यहाँ मुझे नहीं खरीदे, एक कार को खरीदे। किसके लिए? मेरे लिए। तो सर यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ खरीदना है किसको? हमको नहीं, ये कार को खरीदे हैं। किसके लिए? मेरे लिए। तो यहाँ पर आपका जो मी है एक व्यक्ति को शो कर रहा है, जो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड कार है जो आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि सर ये इसको पहले क्यों नहीं दिए और मी को बाद में क्यों नहीं दिए, मी को पहले क्यों रखें? तो इसका रूल है कि जब भी ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं किसी वाक्य में, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों का क्रम होगा IDO, IDO, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले इनडायरेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट आएगा, और वो ऑब्जेक्ट है, दोनों कॉमन है ना। दोनों का दोनों क्या होगा? कॉमन है। पहले इनडायरेक्ट देंगे, उसके बाद डायरेक्ट देंगे। क्या कोई ऐसा कंडीशन है कि पहले डायरेक्ट दें उसके बाद इनडायरेक्ट देंगे? तब आप उसको ऐसा करना होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि आप कोई रस्सी लीजिए,
है ना, रस्सी को आप तोड़ दीजिए, तो क्या वो संभव है कि जुड़ सके, जोड़ दें? हाँ, कंडीशन है, जोड़ सकते हैं। यदि आप उसे जोड़ना चाहते हैं तो उसे अगर क्या करेंगे, बांध देंगे, है ना। तो बांध देने के बाद क्या होगा, एक गांठ पड़ जाएगी, है ना, तब वो जुड़ा नहीं, लेंथ में क्या हो जाएगी, लंबाई जो होगी उसकी कमी आ जाएगी, है ना। जुड़ तो जाएगा लेकिन पहले जैसा नहीं होगा। तब इसे भी वही काम करेंगे, तोड़ देंगे, इधर से उधर उलट पुलट कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और रस्सी की लंबाई क्या होती है, घट जाती है, और सेंटेंस की लंबाई बढ़ जाएगी, अपोजिट होगा। देखिए कैसे अपोजिट होगा, क्या वृद्धि होगी। इस सेंटेंस को पहले आपको देना है एकार और ऑब्जेक्ट देना है, ये मी देना है बाद में। माय फादर बाउट ए कार, किसके लिए, तो मेरे लिए, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर लगेगा एंड मी, है ना। क्या यहाँ पर लगा, किसके लिए खरीदे, तो यहाँ फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, फॉर का प्रयोग। तब देखिए सेंटेंस में वृद्धि हो गई कि नहीं, यहाँ पर फॉर जो है एक्स्ट्रा प्रयोग हुआ, किया गया, है ना। फॉर का प्रयोग एक्स्ट्रा किया गया यदि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिए थे तो, है ना। लेकिन पहले यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दें और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देंगे तब यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ नहीं है ना। तब आपको समझ में आ गई कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आ गई बात समझ में। यदि आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देंगे तो कुछ नहीं देना आपको, कोई प्रीपोजिशन नहीं। लेकिन पहले आप यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देते हैं इस तरह से फॉर, टू और अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, आ गई बात समझ में। तो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब आया रहेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया रहे या ना रहे, लेकिन जो प्रीपोजिशन की वहाँ प्रयोग रहेगा, प्रीपोजिशन की तुरंत बाद एक क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, जो कि वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन वो किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का होगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट किसका है, ये वर्ब का है, किसका है, वर्ब का है। तो ये दोनों देखिए, देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि दोनों के बीच में क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, इसलिए दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब का है, ठीक है। बाउट का ऑब्जेक्ट कई को है, दो को, है ना। मी एंड एक कार दोनों का ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है बाउट का। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यही एग्जांपल है, सेंस दोनों सेम है ना, मीनिंग दोनों का क्या है, इक्वल है। यहाँ कह रहा है कि कार खरीदें, किसके लिए, मेरे लिए। तो इन दोनों के बीच में देखिए रुकावट आ गया, फॉर, ये फॉर है, प्रीपोजिशन है, क्या चीज है, प्रीपोजिशन। तब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब फॉर का प्रयोग इन दोनों के बीच में कर दिया तो ये क्या, यही चीज है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। अभी ये दोनों बाउट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ कार जो है बाउट का है, लेकिन मी अब बाउट का नहीं रहा, बाउट मी का, ये जो मी है बाउट का ऑब्जेक्ट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उससे ये क्या हो गया, दूर हो गया, हो गया कि नहीं, ये जो बीच में आ गया, तो ये कौन है, प्रीपोजिशन है, कह दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये मी किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। आइए कुछ अदर एग्जांपल को देखते हैं। He said to me, take sit with them। देखिए यहाँ पर क्या है, he said to me, उसने मुझसे कहा, किसने कहा, उसने। तब क्या कहा है, उनके साथ बैठ जा, उन लोगों के साथ बैठ जा। तब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, इन द सेम वर्ड मी, इक्वल, है ना, बराबर है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कौन है, ये टू है, ये जो टू है प्रीपोजिशन है, क्या चीज है, प्रीपोजिशन। तो ये ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका है, मी का अब नहीं रहा, किसका रहा, प्रीपोजिशन का हो गया, है ना। किसका ऑब्जेक्ट हो गया, वो प्रीपोजिशन का। उसी प्रकार से टेक सीट, बैठो, वर्ब है ये दोनों, है ना, किसके साथ,
उन लोगों के साथ। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका है? ये आपका प्रीपोजिशन का है। कौन है प्रीपोजिशन? यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन है ना। और ये देम जो है आपका ऑब्जेक्ट आया है, जरूर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन किसका है ऑब्जेक्ट? ये वर्ब का नहीं है, बल्कि किसका है? प्रीपोजिशन का, है ना। तो यहाँ पर वर्ब, ये जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वहाँ उससे दूर हट गया। आगे बात समझ में कि सब्जेक्ट में या किसी भी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट किस तरह से प्रयोग करेंगे, आई बात समझ में ना। तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कमेंट कि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई, है ना। तो मैं अब आगे की ओर चलता हूँ। आपका ये ऑब्जेक्ट आज ये क्या हो गया? कर्म जो खत्म हो गया, जिसका आप ये लेक्चर कुछ लास्ट वीडियो में थोड़ा हम टॉपिक खत्म किए थे, और इस वीडियो में ऑब्जेक्ट फुल्ली कंप्लीट हो गया। और मैं आज नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूँ, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट शब्द जो होता है वह है पूरक। क्या चीज है? पूरक, है ना। किसका चर्चा किया जा रहा है? पूरक का। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। समझिएगा पूरक क्या होता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट बना है कंप्लीट शब्द से। कॉम्प्लीमेंट शब्द का निर्माण हो किससे? कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ क्या होता है? पूरा करना, है ना। इस काम को कंप्लीट करना है आपको। इस जो होमवर्क दिए थे स्टार्ट में बनाने के लिए, क्लास में रिवीजन के लिए, उसको आपको कंप्लीट करना है, मतलब पूरा करना है। यही सब जो कंप्लीट शब्द से बना कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। देखना आपको क्या है, पूरक का प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं। आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया जाए। रोहित राइट्स, सेंटेंस इज फुलफिल, यस या नो। ये सेंटेंस क्या है? फुलफिल है। क्यों है? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट, एंड ये जो है आपका वर्ब है। तो दो ही चीज तो चाहिए सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन वर्ब में कैसा वर्ब है? ये है जो आपका मेन वर्ब है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एम भी रहेगा, वर्ब में अब आगे कंडीशन आपका कि वर्ब में कैसा वर्ब? एम भी होना चाहिए, तब वो सेंटेंस क्या होगा? मीनिंगफुल होगा। लेकिन एम बी की जगह पे अगर एच बी खाली रहेगा, सिर्फ एच बी और अदर वर्ड कुछ नहीं रहे, तो वो सेंटेंस क्या होगा? अनफुलफिल हो जाएगा, मतलब मीनिंगलेस होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। जैसे में बी आर, ही इज, दे विल, क्या ये सेंटेंस देख रहे हैं? बी है और ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ना। वर्ब के जस्ट पहले आ रहा है, ये वर्ब है आपका। लेकिन क्या पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है? इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। हम लोग हैं, वो है, वे लोग होंगे, क्या होंगे? वे लोग बनेंगे, क्या बनेंगे? आई डोंट नो, कुछ नहीं जानते इसके बारे में। मतलब ये सेंटेंस जो है अपना मीनिंग कुछ नहीं बता रहा है ना। तब इसी प्रकार के सेंटेंस में इसका एक कंप्लीट सेंस देने के लिए, मीनिंग फुल करने के लिए, है ना, इसका सेंस पूरा करने के लिए जो बचा है उसे देने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं बी आर क्या है। तब जैसे हम लोग कहते हैं वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, हम लोग हैं क्या? भारतीय हैं। यहाँ सेंटेंस क्या हो गया? फुलफिल हो गया, मतलब सेंटेंस कंप्लीट है। सब्जेक्ट है एंड ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, और इंडियंस हो गया आपका। अब ये हो गया क्या? सेंटेंस को पूरा किया किसने? आगे इंडियंस ने, है ना। इंडियन शब्द क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, जिसका क्या? पूरा। उसी प्रकार से ही इज अ राइटर, ही इज अ राइटर, वह है, क्या है? वह है एक लेखक है, वह एक लेखक है ना। तो लेखक क्या हो गया? सेंटेंस में आकर इसकी जो मीनिंगलेस था उसे मीनिंगफुल बना दिया, है ना, सेंस कंप्लीट कर दिया। मतलब ये सब जो कहलाया, क्या कहलाया? पूरा किया, है ना। सेंटेंस का अर्थ पूरा किया, मतलब वो पूरा कहला गया।
आ गई बात समझ में। उसी प्रकार से दे विल क्या, दे विल बी दे विल बी डॉक्टर्स। यहाँ दे एक से अधिक है इसलिए ए नहीं लगेगा, है ना। एक से अधिक लोग होंगे तो डॉक्टर भी एक से अधिक लोग होंगे, इसलिए ए का प्रयोग नहीं। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया आपका, मीनिंगफुल हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। वे लोग बनेंगे, क्या बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे। यहाँ पर था वे लोग बनेंगे, होंगे, क्या होंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन इसमें सेंटेंस जो है, जो सेंस दे रहा है, मीनिंगफुल कर दिया। किसने आके, किसने बनाया, तो बी डॉक्टर्स ने, तो ये मीनिंगफुल हो गया। तब आपको ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है ना। आपने देखा था कि यहाँ पर रोहित राइट्स सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस मीनिंगफुल है ना। भले ही आपका ये वर्ब का इफेक्ट पता नहीं चल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं क्या करता नहीं करता है, ये पता है करता है, वो पढ़ रहा है, लिखता है, लेकिन क्या लिखता है ये पता नहीं है ना। वर्ब की जानकारी है लेकिन उसका प्रभाव नहीं पता है कि वो क्या कर लिखता है, क्या पढ़ता है ना। तो अब यहाँ ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में अगर यहाँ बी डांसर नहीं है, बी डॉक्टर नहीं होगा तो सेंटेंस क्या है, अनफुलफिल हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, फुलफिल है, इसका जो मीनिंग है फुल है ना। लेकिन ये जैसे ये भी देख रहे हैं, ये भी मीनिंगफुल है, लेकिन ये सब क्या है, मीनिंगलेस। मतलब ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस क्या हो सकता है, बन सकता है, कंप्लीट हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस कंप्लीमेंट नहीं होगा, है ना, कंप्लीट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस क्या है, अधूरा है। ये कहता है तुम्हारे बिना अधूरा है ना, क्या है, अधूरा है। तो आप देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका प्रयोग, मतलब इसका आप प्रयोग कैसे करेंगे, इसका पहचान कैसे करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। तब देखिए आप, यदि जब वर्ब के साथ वह एमवी के साथ आए रहेगा, है ना, वर्ब एमवी आए रहे, तब वहां उसके बाद नाउन प्रोनाउन जो आएंगे डायरेक्ट, है ना, इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा है, क्या रहे, एकदम बीच में नाउन या प्रोनाउन आए रहे, तब वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई बात समझ में। और यदि मेन वर्ब नहीं रहे, आपका हेल्पिंग वर्ब ही रहे और उसके बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा है, तो वो आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है ना। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, वह लिख रहा है, यहाँ ही इज राइटिंग ए लेटर। देखिए यहाँ पर दोनों प्रकार के वर्ब हैं, इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब। मेन वर्ब है ना मौजूद यहाँ पर, तो इसके बाद आने वाला जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आगे बात समझ में। और ये जो आपका है तो पता है ये क्या है, सब्जेक्ट है। कोई ना बात क्लियर। तो अब देखेंगे कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किस किस तरह से करते हैं, किस रूप में करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन आता है, समझेंगे। पहचान तो कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब वह हेल्पिंग वर्ब के साथ आया रहेगा नाउन प्रोनाउन, वो होगा क्या, एक कॉम्प्लीमेंट। देखेंगे कॉम्प्लीमेंट का रूप किस प्रकार से आता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन आता है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए, बताइए कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन आता है, किसका प्रयोग करते हैं, तब यहाँ पर मैं आपको 3 वर्ड दूंगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के रूप में एनपीए का प्रयोग किया जाएगा। एनपीए फॉर एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर एडजेक्टिव। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर क्या है, ही इज ए राइटर, वह क्या है, एक लेखक है, जो किसको शो कर रहा है, एक नाउन को, है ना। ये हाँ ये सही है कि नाउन जो है आपका एक रहे या एक से अधिक रहे, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर था, तो ये एनपीए जो कॉम्प्लीमेंट है नाउन के रूप में है और सिंगुलर लेकर आया। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल है, तो जो कॉम्प्लीमेंट आया नाउन है बट वो क्या है, पिशियन है, प्लूरल है ना। आगे बात समझ में। तो आप देखेंगे अब ये प्रोनाउन कैसे होगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन कैसे होगा, समझेंगे। जैसे दिस पेन इज
माइन, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। यहाँ मेरा क्या है, कलम। तो यहाँ पर देखिए अगर दिस पेन इज देंगे, दिस पेन, ये सेंस क्या होगा, अनफुलफिल होगा, कंप्लीट नहीं है। तो इस सेंटेंस को पूरा के किया कर रहा है कौन, माइन, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, मीनिंगफुल है। ये वर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और ये जो वर्ड है आपका प्रोनाउन है ना, क्या चीज है, प्रोनाउन। ये माइन बना आई से, है ना, किससे बना, आई। आई का रूप मी होता है, माई होता है, माइन होता है ना। तो यही माइन का प्रयोग किया गया। आगे बात समझ में। तो आपने देखा प्रोनाउन का रूप, अब ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में, है ना, नाउन का आया कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एडजेक्टिव को देखेंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे शी इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ देखिए उसकी गुण को बता रहा है ना, ये सब्जेक्ट जो है इसके गुण को बता रहा है, कौन बता रहा है, ऑनेस्ट, इसके गुण को बताया। ये जो है गुण बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव हैं। सर ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। आगे बात समझ में कि किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की पहचान करना हो, मतलब पूरा, तो क्या करना है, देखना का जो वर्ब है कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगा तो कंफर्म रहना आपको, क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, ही इज राइटिंग ए लेटर, तो राइटिंग है वर्ब है ना, और मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब आ गया तो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं, वहां पर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। अरे बात समझ में। तो अब आगे चलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का डिफाइन क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट इज दैट वर्ड विच इज यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस इन अ अनफुलफिल्ड सेंटेंस, है ना। जो सेंटेंस अनफुलफिल्ड रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, उस सेंटेंस में आकर उसकी क्या होगी, मीनिंग को फुलफिल करेगा, पूरा करेगा, है ना। जिसमें मेन वर्ब नहीं, केवल क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करके और उसका जो अर्थ होगा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसका नाम ही है कॉम्प्लीमेंट, नाम ही है कॉम्प्लीमेंट, जैसा नाम है वैसा इसका काम है। अदर एग्जांपल देखेंगे, देखिए क्या है, ही वांट्स, ये सेंटेंस आपका क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब है ये मेन वर्ब। वह चाहता है, क्या करता है, चाहता है, क्या चाहता है, डोंट नो। लेकिन बस इसी एग्जांपल को आगे देखते हैं, ही वांट्स टू बी अ सोल्जर, देखिए क्या है, वह चाहता है, क्या चाहता है, एक सैनिक बनना चाहता है। तो ये जो देख रहे हैं आप सोल्जर, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये तो सेंटेंस आपका यहाँ एक है कि चाह रहा है, और इसका सेंस ये नहीं पता चला यहाँ पर कि क्या चाहता है। अब यहाँ पर पता चला कि यहाँ वो चाहता है क्या बनना चाहता है एक सैनिक। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी वर्ब की जो सेंस है उसको कंप्लीट कर रहा है, मतलब कंप्लीट किया अर्थात कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में, जो वर्ब को सेंस को कंप्लीट कर रहा है वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं इस वीडियो में इतना ही, है ना, और आगे के लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलते